नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी घटना का जिक्र करेंगे जिसे आजाद भारत के इतिहास में देश के अंदर इससे बड़ी कोई घटना नहीं हुई थी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ऑपरेशन ब्लू स्टार और खालिस्तान की। ये सब नाम तो आपने सुना ही होगा। तो आज हम यहाँ पर जिक्र करेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार की। क्या है ऑपरेशन ब्लू स्टार, क्या थी इसके पीछे की पूरी कहानी, तो आइए जानते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों को मेरा ये वीडियो मिल सके। तो दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू स्टार, चूंकि भारत जब आजाद हुआ था तो उस समय पंजाब का भी दो भाग हो गया था। पश्चिमी पंजाब जो कि पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था और पूर्वी पंजाब भारत के हिस्से में रहा। तो आजादी के बाद से ही, चूंकि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग काफी परेशान हुए, उनको पलायन करना पड़ा, दंगे झेलने पड़े, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और हिंदू और मुस्लिम के साथ ही साथ सिख धर्म के लोगों को भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तकलीफें झेलनी पड़ी। तो आजादी के बाद से ही सिख धर्म के लोगों ने खालिस्तान एक नाम का एक राष्ट्र बनाने की मांग शुरू कर दी। चूंकि इनकी मांगे जब नहीं मानी गई तो इन्होंने एक और मांगे रख दी कि सिखों का एक अलग राज्य होना चाहिए। वो राज्य जिसकी डिफेंस और फॉरेन अफेयर जैसे मामले राष्ट्र के अधीन होंगे, बाकी सभी मामले जो है राज्य के अधीन होंगे। तो फिर उसी दौरान क्या हुआ कि भारत में भाषा के आधार पर एक नए राज्य का गठन हुआ जिसे आंध्र प्रदेश कहते हैं। तो सिखों ने फिर ये मांग करना शुरू कर दिया कि पंजाबी भाषा के आधार पर हमारा एक अलग राज्य का गठन किया जाए। क्योंकि ये जो राज्य था पहले हरियाणा, हिमाचल, ये सब एक ही में थे। तो अब चूंकि भाषा के आधार पर पहले ही एक राज्य का गठन हो चुका था, इस वजह से इन लोगों की भी मांगे मानी गई और 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य का गठन किया गया जिसमें कि पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। दोस्तों, पंजाब में चूंकि ज्यादातर सिख रहते हैं तो सिखों के 10 गुरु हुए और 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने ये तय किया था कि हमारे बाद अब कोई सिख धर्म का गुरु नहीं होगा। सिख धर्म का गुरु, सिख धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु माना जाएगा। इसको लेकर के सिख धर्म में भी काफी विवाद हो गया, जैसे कि उसमें भी 2 गुट हो गए, एक सिख और दूसरा निरंकारी। जैसे कि मुस्लिमों में शिया और सुन्नी होते हैं, ईसाइयों में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट होते हैं, तो उसी तरह सिख धर्म में भी 2 गुट हो गए। एक सिख थे जो कि जिनका ये मानना था कि गुरु गोविंद सिंह के बाद कोई भी गुरु नहीं होगा, गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु माना जाएगा। और दूसरा गुट था निरंकारियों का, जो जिसका ये मानना था कि कोई भी जीवित व्यक्ति आगे चल करके गुरु हो सकता है। तो इन चीजों को लेकर के इन दोनों गुटों में आपस में आए दिन झड़प होती रहती थी। तो ये सब होते होते साल आता है 1975, जब भारत में इमरजेंसी लगी। और जब इमरजेंसी 1977 में हटी, उसके बाद भारत में चुनाव हुए। और चुनाव में जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कांग्रेस की बहुत बुरी तरीके से हार हुई और भारतीय जनसंघ की सरकार बनी। कांग्रेस में भी अकाली दल की सरकार बनी पंजाब में। 1977 से 1980 के बीच जब कांग्रेस सत्ता से दूर थी, तब इंदिरा गांधी को एक ऐसे नेता की तलाश थी पंजाब में जो कि कांग्रेस पार्टी की नींव को मजबूत कर सके, कांग्रेस पार्टी को पंजाब में अच्छे तरीके से वहां पर स्टेब्लिश कर सके। तब कांग्रेस के ही एक नेता थे ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने सजेस्ट किया इंदिरा गांधी को कि एक जर्नैल सिंह भिंडरावाला है, उसको अगर कमान दे दी जाए पार्टी की तो वो पार्टी को बहुत ही मजबूत तरीके से वहां पर स्टेब्लिश करेगा और अकाली दल से एक मजबूत टक्कर भी लेगी। तो चूंकि ये जो जर्नैल सिंह भिंडरावाला था, ये काफी कट्टर व्यक्ति था धर्म के प्रति, सिख धर्म के प्रति। और ये कहते हैं कि 7 साल की उम्र से ही दमदमी टकसाल में जो है रह करके शिक्षा दीक्षा लिया और उसके बाद आगे चल करके दमदमी टकसाल के ही अध्यक्ष हुए, जो कि पुरानी परंपराओं को खारिज करते हुए अपने बेटे को अध्यक्ष बनाने की बजाय
जर्नैल सिंह भिंडरावाले की काबिलियत को देखते हुए इसको अध्यक्ष बना देते हैं। तो जब जर्नैल सिंह भिंडरावाला दमदमी टकसाल का अध्यक्ष बन जाता है तो पंजाब में इसका दबदबा और बढ़ने लगता है। दमदमी टकसाल जो है वो एक सिख धर्म की एक शैक्षिक संस्था है, जैसे कि मुस्लिमों में मदरसा वगैरह होता है वहां पर। तब जो है कांग्रेस पार्टी ने जर्नैल सिंह भिंडरावाले को धीरे धीरे अपनी तरफ मिलाना शुरू किया और कहते हैं कि जर्नैल सिंह भिंडरावाले ने कांग्रेस पार्टी को कई चुनावों में उसकी बहुत मदद की और जिससे कि कांग्रेस सरकार पंजाब में काफी मजबूत हो गई। और इसका नतीजा ये हुआ कि 1980 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी पंजाब में। तो जब ये जर्नैल सिंह भिंडरावाला कांग्रेस पार्टी के संपर्क में आया तो उसी समय कांग्रेस पार्टी इसको जो है पैसे वगैरह से अन्य तरीके से भी मदद देने लगी और वहीं से ये गलत रास्ते पे आ गया। जब पैसा ज्यादा आने लगा तो ये धीरे धीरे क्या कर उन पैसों को हथियार खरीदने लगा। 1980 में जब कांग्रेस की सरकार बनी पंजाब में तो वहां पर मुख्यमंत्री दरबारा सिंह जी बने। कहते हैं कि दरबारा सिंह भिंडरावाले के बढ़ते हुए कद को कभी उन्होंने पसंद नहीं किया और उसी दौरान क्या हुआ कि 1980 में ही एक जगह संत निरंकारियों का सम्मेलन चल रहा था तो वहां पर आपसी झड़प में भिंडरावाले के 13 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसको लेकर के भिंडरावाला काफी गुस्सा हो जाता है और कुछ ही दिन बाद संत निरंकारी संप्रदाय के गुरुवचन सिंह की हत्या कर दी जाती है। जब पुलिस की छानबीन होती है तो इसके पीछे भिंडरावाले और उसके समर्थकों का नाम आता है, जिसको लेकर के निरंकारियों ने काफी विरोध प्रदर्शन किया, धरना दिया, लेकिन भिंडरावाले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ ही महीने बाद उसके पंजाब में ही पंजाब केसरी एक अखबार हुआ करता था, उसके संपादक लाला जगत नारायण की भी हत्या कर दी जाती है। उसमें जब छानबीन की जाती है, पुलिस की रिपोर्ट जब आती है तो उसमें भी भिंडरावाले और उसके समर्थकों का हाथ आता है। क्योंकि अब तक 2 बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर का इल्जाम भिंडरावाले के ऊपर लग चुका था तो सरकार के ऊपर भी काफी दबाव पड़ने लगा। तो पहली बार सरकार ने इसको भिंडरावाले को गिरफ्तार किया और कहते हैं कि भिंडरावाले की जब गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद पंजाब में माहौल धीरे धीरे और भी खराब होते चले गए और भी वहां पर लोग उग्र होते गए, हिंसाएं बढ़ती गई। तो तनाव इतना बढ़ गया था कि उस वक्त के तत्कालीन जो गृह मंत्री थे देश में, उन्होंने संसद में जाकर के ये बयान दिया कि लाला जगत नारायण के हत्या के मामले में भिंडरावाले के खिलाफ कोई डायरेक्ट सबूत न होने की वजह से भिंडरावाले को रिहा कर दिया गया है। भिंडरावाले को रिहाई कर दी जाती है। भिंडरावाला रिहा तो हो गया, लेकिन भिंडरावाला अपनी गिरफ्तारी को लेकर के कांग्रेस से काफी नाराज हो जाता है और उसकी नाराजगी इस स्तर पर हो जाती है कि वो कांग्रेस के विरोधी जो थे अकाली दल पंजाब में, उससे जाकर के मिल गया, जहां पर एक धर्म युद्ध मोर्चा नाम की मुहिम चल रही थी, जिसमें उसकी मांग ये थी कि जो आनंदपुर साहिब रेजुलेशन है उसको पास करवाया जाए और इसके लिए सरकार पर भी दबाव बनाया जाए। तो इस चीज को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन हुए, सैकड़ों लोगों की संख्या में मारे गए, हत्याएं हुई। तो जब ये मुहिम चलने लगी तो इससे हालात और खराब होते गए धीरे धीरे। तो उस समय जो है, चूंकि भारत में 30 साल बाद एशियन गेम्स होने थे, कोई बड़ा गेम पहली बार था ये जो कि भारत में हो रहा था और इसकी कमान जो है इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को दी थी। तब ये अकाली दल और भिंडरावाले ने सोचा कि ये अच्छा मौका है, इसको हम भुनाते हैं अपने तरीके से। तो इन लोगों ने ये धमकी दी कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो हम दिल्ली में आकर के जब एशियन गेम्स हो रहा होगा तो उस दौरान हम वहां पर धरना देंगे। अब चूंकि ऐसा होता तो भारत की पूरे विश्व में किरकिरी होती, तो इस चीज को रोकने के लिए दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया और वहां से जो भी सिख गुजरते थे उनकी सघन चेकिंग की जाती थी, उनकी तलाशी ली जाती थी। और इस तलाशी और सघन चेकिंग के नाम पर कई जगह पर सिखों के साथ गलत व्यवहार करते हुए पाया गया, लोग उनके साथ बदतमीजी करते रहे। तो इससे क्या हुआ कि सिखों का एक जो आत्मसम्मान था उसको ठेस पहुंचने लगा और अंदर ही अंदर सिखों के अंदर एक भारी जनाक्रोश उत्पन्न हो गया, जो कि आगे चलकर एक भिंडरावाले ने इस चीज को भुनाया
और भिंडरावाला इस चीज को समझ रहा था कि लोगों के बीच काफी आक्रोश है सिखों के साथ जो ज्यादती हो रही है उसको लेकर के। तब वहां पर उस वक्त के जो डीआईजी थे उनको इस बात की कमान दी गई कि आप इनके जो प्रदर्शन है उनको रोकिए। तो जो डीआईजी थे उस समय के वो अवतार सिंह अटवाल थे। तो कहते हैं कि अवतार सिंह अटवाल जो है इनके धरना प्रदर्शन को और इनके जो भी विरोध प्रदर्शन हुआ करते थे, हिंसाएं जो होती थी उसको दबाने के लिए उन्होंने काफी सख्ती और मजबूती से कदम उठाया। तो इस चीज को लेकर के भिंडरावाले की नजर में वो डीआईजी साहब भी चढ़ गए थे, जो कि आगे चल करके उनकी हत्या भी हो जाती है, मैं उस चीज को आगे बताऊंगा। तो इन्हीं सब के बीच भिंडरावाले ने धीरे धीरे छुप करके जो अपना दफ्तर चलाया करता था, जहां पर अपने अनुयायियों को वो ज्ञान देता था हमेशा बैठ करके, तो उसने अपना क्या किया, दफ्तर जो है धीरे धीरे अकाल तख्त में शिफ्ट कर दिया। अकाल तख्त वही जगह है जहां पर सिख धर्म के बड़े बड़े जो फैसले होते हैं उनका ऐलान होता है। और अकाल तख्त की जो गद्दी है, कहते हैं कि पहले दिल्ली में जो मुगल दरबार हुआ करते थे उनकी जो गद्दी होती थी उससे 1 फीट ऊंची बनाई गई थी। उसके पीछे कारण ये था कि जो गुरु का जो स्थान होता है वो राजाओं से कहीं ऊपर होता है और भगवान के लगभग दर्जे का इनका स्थान होता है। तो कद और पद में वो गुरु जो है बड़ा होता है। तो अकाल तख्त चूंकि वही जगह है जहां पर गोल्डन टेम्पल है, बाद में उसी को गोल्डन टेम्पल सोने की परत वगैरह चढ़ाई गई। तो अब तक जो है पंजाब में हिंदुओं और सिखों के बीच काफी दरार पड़ चुकी थी। और चूंकि ये हिंसाएं आदि हो रही थी, मौतें जो हो रही थी, तो भिंडरावाले ने क्या किया कि अपना और आतंक फैलाने के लिए जो पंजाब में बसें चला करती थी उसमें रात को उन बसों को रोक करके उसमें जो सवारियां होती थी उनको उतारता था और उनके नाम पूछता था। अगर वो हिंदू होते थे तो वहीं पर उनको गोली मार करके हत्या कर दी जाती थी। जब इस तरीके से खबरें जब फैलने लगी तो भिंडरावाले का भी आतंक पूरे पंजाब में फैलने लगा। और जब ये खबरें धीरे धीरे बाहर फैलने लगी पूरे देश में कि इस तरह के पंजाब में वहां पर अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, तो सारे हिंदुओं को भी काफी आक्रोश बढ़ा और फिर देश भर में सिखों को भी मारा जाने लगा। तो उसी बीच क्या हुआ कि जो डीआईजी थे अवतार सिंह अटवाल, वो एक दिन गोल्डन टेम्पल में गए थे मत्था टेकने, और वहां पर जो है मत्था टेक करके प्रसाद लेकर के सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। तभी भिंडरावाले के लोगों ने उनको देख लिया और वहीं पर उनको गोली मार कर हत्या कर दी। अब सोचिए एक राज्य के डीजीपी को अगर गोली मार करके कोई हत्या कर दे रहा है तो वहां का लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से भिंडरावाले ने अपने हाथ में ले लिया था, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और जब डीजीपी की हत्या हो गई तो वहीं पर भिंडरावाले के लोगों ने धमकी भी दी कि अगर इनकी लाश को कोई यहां से हटाने का भी प्रयास करेगा तो उसकी भी हत्या कर दी जाएगी। कहते हैं कि उस वक्त के जो सीएम थे दरबारा सिंह, उन्होंने भिंडरावाले को फोन किया और उनसे इजाजत ली कि हमारे डीआईजी को वहां पर मार दिया गया है और उसकी लाश को हटाने की इजाजत दीजिए। अब आप सोच सकते हैं जब ये खबर बाहर आई तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भिंडरावाले के किस तरीके का आतंक था, कितना दहशत रहा होगा वहां की जनता में और वहां की सरकार में भिंडरावाले को लेकर के। तो डीआईजी अटवाल की जो लाश थी वो वहां पर बताते हैं कि उसी सीढ़ियों पर घंटों पड़ी रही, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जाकर के डीआईजी की लाश को हटा सके। यहां तक कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी इतनी हैसियत नहीं थी कि डीआईजी की लाश को हटवा सके। जब ये खबर बाहर आई तो जाहिर सी बात है कि पूरे देश में एकदम आक्रोश था इस चीज को लेकर के। वहां पर जो भी लॉ एंड ऑर्डर चल रहा था और इस घटना ने पूरे देश को एक प्रकार से झकझोर के रख दिया था। तब इंदिरा गांधी जो है काफी दबाव में आकर के अपने ही सरकार को, जो कि पंजाब में चल रही थी कांग्रेस की, उसी को बर्खास्त करके और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देती है। जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो वहां की जो सारी जिम्मेदारी थी वो केंद्र के हाथ में आ जाती है। तो ये सब होते होते साल आता है 1984 का, और 1985 में पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने थे। तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि
85 से पहले ही पहले हम इस समस्या का निस्तारण कर लें, ताकि 1985 के चुनाव में हमें कोई दिक्कतें ना आए। तो उन्होंने इन सब चीजों से निपटने के लिए अन्य कई तरीके से उन्होंने प्रयास किए, जैसे कि पंजाब के ही एक कांग्रेस के नेता थे ज्ञानी जैल सिंह, जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और इंदिरा गांधी सरकार में वो गृह मंत्री भी थे। उनको उन्होंने राष्ट्रपति बना दिया 1982 में। तो उनका इसके पीछे सोच ये था कि अगर एक सिख को हम राष्ट्रपति बनाते हैं तो पंजाब के सिखों में भी एक अलग संदेश जाएगा कि एक सिख भी इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है, उनके साथ कोई भेदभाव एक प्रकार से नहीं हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के ही नेता एक थे पीवी नरसिम्हा राव, उनको उन्होंने पंजाब भेजा कि जाकर के वहां पर लोगों से बातचीत करिए, वहां के नेताओं से उनको उनका समझौता कराने का प्रयास करिए। तो पीवी नरसिम्हा राव जब पंजाब गए तो उन्होंने अकाली दल से, भिंडरावाले से, सभी लोगों से बात किया और उनको मतलब मनाने का प्रयास किया कि आपकी जो भी मांगे हैं वो मान ली जाएंगी। पंजाब को, चंडीगढ़ जो है वो भी पंजाब को दे दिया जाएगा और जो पानी की समस्या है वो सुप्रीम कोर्ट के जैसा आदेश है वो उसको फॉलो करके किया जाएगा और एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि आपकी समस्याओं पर विचार करेगी और फिर उसका निस्तारण निकाला जाएगा। सारी पार्टियां मान गई वहां पर, लेकिन भिंडरावाले अड़ गया। भिंडरावाले इस समझौता को लेकर के राजी नहीं हुआ और लिहाजा समझौता नहीं हो सका। इसके बाद फिर जब इन्हीं सब के बीच भिंडरावाले ने क्या किया कि धीरे धीरे गोल्डन टेम्पल के अंदर कभी आटा की बोरी में, कभी चावल की बोरी में, कभी दूध के बर्तन में धीरे धीरे करके हथियार इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो अपना दफ्तर तो पहले से ही वहां पर अकाल तख्त में उसने शिफ्ट कर लिया था, अब उसने हथियार भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब चूंकि वो पंजाब पाकिस्तान से का बॉर्डर लगा हुआ है तो अवैध तरीके से सारी स्मगलिंग तो वहां पर होती ही है। तो कुल मिलाकर के भिंडरावाले का अकाल तख्त में पूरी तरीके से कब्जा हो चुका था। कहीं उसको, भिंडरावाले को कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा था कि आने वाले समय में सरकार हमारे खिलाफ एक्शन लेगी और हम जो है उस एक्शन का पूरी मजबूती के साथ जवाब भी देंगे। तो जब भिंडरावाले ने वहां पर सारा अपना हथियार वगैरह सब कुछ इकट्ठा कर लिया और तभी जो है, चूंकि ये छिटपुट जो घटनाएं थी वो होती रहती थी आए दिन, किसी न किसी की हत्या वगैरह। तो इन सब से तंग आकर के इंदिरा गांधी ने सोचा कि अब बहुत हो गया, अब नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि उसके खिलाफ एक एक्शन लिया और एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसको ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है, कहते हैं कि इसकी तैयारी सेनाओं के तीनों जो कमांडर होते हैं, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को भी इंदिरा गांधी ने नहीं दी, क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह एक सिख थे और वो नहीं चाहते थे कि सिख, क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह सिख हैं तो उनको ये अंदेशा था कि वो सिखों के खिलाफ कार्रवाई करने का शायद आदेश ना दे। इस वजह से उन्होंने उनको अंधेरे में रखा इस चीज को लेकर के। अंधेरे में क्या है, मतलब उन्होंने उनको बताया ही नहीं। तब क्या हुआ कि 1984 की 1 जून को पहली बार जो है पंजाब में पैरामिलिट्री फोर्सेस को लाखों की संख्या में डिप्लॉय किया गया और उसके बाद 2 जून को अंतिम बार इंदिरा गांधी रेडियो पर आती हैं और देश को संबोधित करते हैं और उसी संबोधन में उन्होंने पंजाब को भी लेकर के चिंता जाहिर की और उन्होंने कहा कि अगर वहां के भिंडरावाले और इन सब लोग अगर आज भी वो लोग सरेंडर कर देते हैं तो उनकी सारी मांगे मान ली जाएंगी। लेकिन भिंडरावाले ने इस बातचीत के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। फाइनली फिर 3 जून को पूरे पंजाब में लैंडलाइन फोन के कनेक्शन काट दिए जाते हैं, वहां पर जो फॉरेनर थे उनको बाहर कर दिया जाता है पंजाब से और वहां का जो बस, ट्रेन, हवाई जहाज, जो भी पब्लिक व्हीकल थे उनको सबको बंद कर दिया जाता है और यहां तक कि पंजाब से लेकर के हर मतलब कश्मीर तक पाकिस्तान का जो बॉर्डर था उसको पूरी तरीके से सील कर दिया जाता है। और गोल्डन टेम्पल के अंदर जो भी पत्रकार वगैरह जाते थे बाइट लेने, वहां पर जो विजुअल्स वगैरह दिखाने भिंडरावाले की बाइट लेने, तो उनको भी बाहर कर दिया गया। और फाइनली 4 जून को सेना के द्वारा फिर ये ऐलान किया गया कि अगर अभी भी आपके पास समय है, अगर आप लोग समर्पण करना चाहें तो कर दीजिए, आपकी जो सारी मांगे हैं वो मान ली जाएंगी। तो 4 जून की शाम को, चूंकि 3 जून तक ये पूरा हुआ
उसके बाद 4 जून को ये ऐलान किया गया और 5 जून की शाम 7 बजे तक जो है वेट किया गया। तो 5 जून की शाम 7 बजे तक लगभग 150 लोग थोड़ी थोड़ी संख्या में टेम्पल के अंदर से निकल करके बाहर आए, और जो लोग बाहर आ रहे थे वो बता रहे थे कि अंदर कुछ लोगों को बंधक भी बनाया गया है, मतलब भिंडरावाले के लोगों ने उनको जाने भी नहीं देना चाह रहे थे। तो फिर फाइनली जो है, जब भिंडरावाले ने समर्पण नहीं किया तो फाइनली 5 जून की शाम 7 बजे सेना की तरफ से, अच्छा उसके पहले जो है सेना गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ से घेर लेती है और पूरे अमृतसर को एक प्रकार से पूरी छावनी में बदल देती है। तो फिर पहली बार सेना की तरफ से 5 जून की शाम को गोलीबारी की गई, और कहते हैं कि 5 जून की रात को, पहली ही रात को सेना जब इधर से फायरिंग करती थी तो उधर से लगभग कहते हैं कि 10 गुना जवाबी फायरिंग आती थी। इस बात का अंदेशा भारतीय सेना को भी नहीं था, क्योंकि जो उसके इंटेलिजेंस के इनपुट थे उनको इस बात की कोई खबर नहीं थी कि वहां पर भिंडरावाले मतलब कितनी मजबूती के साथ वहां पर अपनी पैठ जमाए हुए है, कितना उसके पास हथियार है, कितना लड़ने की उसके पास क्षमता है। तो कहते हैं कि 5 जून की रात में ही भारतीय सेना के 15 से 20 जवान शहीद हो गए, और जब सेना को काफी नुकसान हुआ तो मजबूरन सेना को ये समझ में आया कि अब ऐसा तो हम लोग नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि ये कार्रवाई रात में इसलिए की गई क्योंकि नुकसान कम से कम हो सके। यहाँ पर एक समस्या ये थी, भिंडरावाले को एक कॉन्फिडेंस इस बात का था कि सेना जो है कुछ भी कर ले, सरकार कुछ भी कर ले, वो हरमिंदर साहिब पर, गोल्डन टेम्पल पर हमला नहीं करेगी, क्योंकि गोल्डन टेम्पल जो था वो सिखों का एक पवित्र स्थल माना जाता है, वहां की बहुत सारे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और सरकार इस पर एक्शन नहीं लेगी। और सेना के सामने भी सबसे बड़ी समस्या यही आ रही थी कि उधर से फायरिंग तो आ रही थी, लेकिन इधर से फायरिंग करने में इस बात का अंदेशा हो रहा था कि गोल्डन टेम्पल को नुकसान पहुंचेगा। तब जब भारतीय सेना के लोग शहीद होने लगे तब ये समझ में आया कि इसको और सख्ती से निपटने की जरूरत है। तो सेना ने 6 जून की सुबह 5:30 बजे तकरीबन टैंक मंगाया, और टैंक जब आया तब ये भी समझ में आया कि बिना टेम्पल के अंदर घुसे उस कार्रवाई को सफल भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो लोग जो जहां पर छिपे हुए थे वो लोग चूंकि जो खिड़कियां थी उसको ईंटे वगैरह से भर दिए थे, और एक गन के पॉइंट के बराबर सिर्फ जगह छुटी हुई थी जिससे वो लोग निशाना लगा करके सेना की तरफ फायरिंग कर रहे थे। तब जो है हरमिंदर साहिब पर कुछ सेना की टुकड़ियों ने वहां पर घुसने का प्रयास किया अंदर, और फिर एक टुकड़ी जो थी सेना की वो घुसने में सफल रही, और फिर रात में ही कहते हैं कि बहुत बड़ा धमाका होता है, और कहा तो ये भी जाता है कि ये धमाका भिंडरावाले की तरफ से किया गया था ताकि इसका जो धुआं उठे उसकी आड़ में लोग छुप करके भाग सके। लेकिन इस धमाके के बाद वहां पर सब कुछ लगभग शांत हो गया, और जब भारत की सेना जो है अंदर घुसी रात में तो वहां उसने देखा कि बहुत सारी लाशें वहां पर बिछी पड़ी हैं। तो जब उन्हीं लाशों को सर्च किया गया तो उन्हीं लाशों में से एक लाश जर्नैल सिंह भिंडरावाले की निकली। तब सेना को ये आभास हुआ कि अब ये, तब सेना ने ये ऐलान किया कि ये जो ऑपरेशन था वो खत्म हो गया है, लेकिन उसके बावजूद छिटपुट गोलियां चलती रही तो उसको भी सर्च करके पूरी तरीके से उसको समाप्त किया गया। और 6 से 7 जून की जो रात थी उसमें ये सारी कार्रवाई होती है, और 7 जून की सुबह जाकर के सेना के द्वारा ये घोषणा किया जाता है कि ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल रहा और ये ऑपरेशन जो है सफल भी रहा। कहते हैं कि इस ऑपरेशन में सेना के 83 जवानों के 4 ऑफिसर्स और 79 जवानों की हत्या शहीद हो गए थे, और लगभग 250 से ज्यादा जो सैनिक थे वो घायल भी हो गए थे, और भिंडरावाले के लगभग 500 के करीब जो है लोग मारे गए थे। हालांकि ये जो आंकड़ा है ये सरकारी है, और रियल में जो आंकड़ा है वो लोग बताते हैं कि वो हजारों में है, उसकी कोई गिनती ही नहीं थी।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और इसकी जो अगली कड़ी है ऑपरेशन ब्लैक थंडर, उसको मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा। तो आप लोगों को ये पूरा जो मामला है ये समझ में आ जाएगा कि अब खालिस्तान का जो आंदोलन है ये क्या है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से शेयर भी कीजिए, ताकि मेरा वीडियो और लोगों तक पहुंच सके, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो भी आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।